बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर आप जो है ना उसका जो पार्ट 1 है, जिसमें आप देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स, तो उसमें वर्ल्ड वॉर टू भी आ जाती है, वर्ल्ड वॉर वन भी आ जाती है। वर्ल्ड वॉर वन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन की खैर मैं वीडियो यहाँ प्लेलिस्ट में भी लगा दूंगा। वर्ल्ड वॉर टू की जो है ना वो वीडियो आप आज देख रहे हैं। इसका रोड मैप देखते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, सारे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि रियलिज़म, फैशिज़म जो था, फैशिज़म के अंदर काफ़ी सारे जो रियलिस्ट एलिमेंट्स थे वो थे। आपने देखा मर्केंटलिज्म था वहाँ पर, उसके अलावा सेल्फिशनेस, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ें थी। तो हम ये कह सकते हैं कि रियलिज़म जो था वो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर भी था। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब काफ़ी ये फैशिज़म भी आया मैदान में, और एक नई आइडियोलॉजी आई वर्ल्ड वॉर वन के बाद, क्योंकि रियलिज़म को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ये तो काफ़ी जो है ना बेकार किस्म की थ्योरी है। तो फिर लिबरलिज़म मैदान में आई। आपने देखा कि वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स, जिसके ऊपर ही, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही वॉर ख़त्म हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल आपने देखा हुई थी। ठीक है, ये मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि जब रियलिज़म था मैदान में, ठीक है, तो बात एक वर्ल्ड वॉर वन से पहले था ना रियलिज़म, तो बात एक आप समझ लें कि 1651 में थॉमस हॉब्स, जिसने लेवायथन बुक लिखी थी, लेवायथन, ठीक है, 1651 में, इसने स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया इसी बुक के अंदर। ठीक है, अब इसने एक बात लिखी वहाँ पे कि ह्यूमन नेचर इज़ ब्रूटिश। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन नेचर इज़ ब्रूटिश। आप जितना भी जो है ना बात करें कि जो है ना स्टेट के जो है ना एक इंडिविजुअल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सेक्रीफाइस करता है, ये बातें सिर्फ हवाई बातों तक ही है। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कोई स्टेट सेक्रीफाइस कर रहा हो। आप कभी भी नहीं देख सकते कि कोई स्टेट सेक्रीफाइस करके अपनी लैंड दे रहा हो, छोड़ रहा हो अपनी लैंड अपने हाथ से। ऐसा नहीं होता कभी भी। अपने एक स्टेट हमेशा सेल्फिश ही रहती है। ठीक है, हाँ, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप इंडिविजुअल बिहेवियर को कंट्रोल करके जो है ना कुछ आप उसके माइंड को और इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसमें, डिफरेंट आइडियोलॉजी और कल्चर वगैरह चीज़ें आपकी उसके ऊपर इम्पेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये समझ लें कि ह्यूमन नेचर ब्रूटिश है। तो लिबरलिज़म भी चलने वाला नहीं था, क्योंकि ये लोग बात करते हैं सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ की। ठीक है, अब एक साइकोलॉजिकल इंटेंसिफिकेशन आपके सामने आई। ठीक है, आपने देखा कि जो जर्मनी था उसने जो है ना वो एक कहा कि अब तो हम बदला लेंगे। उसने तो काफ़ी जो है ना, जब हिटलर आया मैदान में आपने देखा, तो उसने कहा कि भाई हम तो जो हमारे ऊपर, आपको पता है जो डार्क डेज़ हमारे ऊपर गुजरे हैं, डार्कनेस का टाइम, डार्कनेस का फेज़ इनके ऊपर जो गुजरा, जिसमें वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑब्वियसली इनके ऊपर काफ़ी सेंक्शंस लगा दी गई थी और ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर इसके साथ जो है ना जर्मनी के ऊपर रखा था बाय इम्पोजिंग कॉम्पनसेशन, यानी कि जुर्माना लिया जाएगा इससे, टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज़, उससे टेरिटरी भी काफ़ी सारी ली गई और सैंक्शंस भी उसके ऊपर काफ़ी सारी लगाई गई। ठीक है, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया आपने देखा जर्मनी के ऊपर बाद में 1929 में। ठीक है, और फिर 1932 के जो इलेक्शन था जर्मनी के अंदर, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था। ठीक है, उस वक्त आपने देखा कि एक जो है ना वीमर रिपब्लिक बनाया गया। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हुई ना, तो जर्मनी को एक जो है ना वो पार्लियामेंट्री जो है ना उसके अंदर एक समझे एक डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। ठीक है, जिसको हम, ये जो टाइम पीरियड था 1919 से 1933 तक चला, क्योंकि 1932 में इलेक्शंस हो गए थे। 1933 तक ये, इसको हम कहते हैं वीमर रिपब्लिक भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये काम हुआ था जर्मनी में। तो लाजमी बात है अब इलेक्शंस ही होने थे। ठीक है, तो अब इसीलिए इलेक्शन हुए 1932 में जर्मनी के अंदर, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि नाजीज़म जो था वो पावर के अंदर आ गया, क्योंकि
काफ़ी सारे जो लोग थे उस वक्त नेशनलिज्म की काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो शोर मचा हुआ था, धूम मची हुई थी। तो काफ़ी लोग जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उनको वो फॉलो करते रहे। ठीक है, आपने देखा कि पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स उस टाइम में काफ़ी आई। ठीक है, तो ये उस टाइम पॉपुलिज्म काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मशहूर हुआ। ठीक है, आप पॉपुलिज्म को ज़रा देखना ज़रूर। ठीक है, कि व्हाट इज़ पॉपुलिज्म। ठीक है, तो ये पॉपुलिज्म का काफ़ी ज़्यादा उस टाइम जो है ना वो हुआ, बात आई, मैदान में आई, और ये उसका फ़ायदा भी उठाया लोगों ने। और आज के दौर में भी आप पॉपुलिज्म देखेंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पॉपुलिज्म बेसिकली ये है कि जो पुराने वाले थे, जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जितने भी पुराने लीडर्स थे, सबको क्रिटिसाइज़ करो, सब गलत, सबकी ऐसी की तैसी, सबके कीड़े निकाल के आप फिर अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है, ये काम होना शुरू हुआ है। एक जो है ना एक्सट्रीम किस्म की पॉलिसी। ठीक है, तो ये नाजी पार्टी आपकी जो है ना वो इक़्तिदार में आ गई। नाजी क्या है? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये तो थे कुछ कॉजेज़ वर्ल्ड वॉर 2 के, क्योंकि हिटलर भी मैदान में आ गया। आपने देखा कि हिटलर काफ़ी एक जो है ना वो रिवेंजफुल आदमी था। वो क्या चाहता था कि मैं अपने बदले लूँ। ठीक है, पुराने बदले लूँ, वर्ल्ड वॉर 1 के बदले लूँ, और नेशनलिज्म को भी उसने ज़्यादा काफ़ी हवा दी। फिर फैशिज़म को उसने अडॉप्ट कर लिया। तो कुछ कॉजेज़ मैंने आपको बता दिए। वो फैशिज़म जो था उसको भी आप यहाँ पर कॉजेज़ में डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी हम जो है ना अब इसको एनालाइज करेंगे ज़रूर। ठीक है, इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे कि आपने देखा कि जो हिटलर की एक बुक है माई कैंप, यानी कि ये स्पेलिंग है माई कैंप, KAMPF। ठीक है, अब इसका मतलब है माई स्ट्रगल। तो उसमें उसने 3 बातें की, 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की कि मेरा मकसद था कि अपनी टेरिटरी को रिकवर करूं। ठीक है, दूसरा मकसद था कि मैं जो हमारे ओवरसीज़ जितने भी जर्मन्स थे उनको एब्जॉर्ब करें। ठीक है, जितनी भी हमारी टेरिटरीज़ हैं दूसरे, मतलब आउटसाइड ऑफ जर्मनी हमारी जितनी टेरिटरीज़ और वहाँ पे जर्मन्स रहते हैं, तो उन टेरिटरीज़ को भी कॉन्कर करें और ईस्टर्न यूरोप को कॉलोनाइज किया जाए। ये 3 बातें थी हिटलर की, जो अपनी किताब माई कैंप यानी कि माई स्ट्रगल में उसने डिक्लेयर कर दी। ठीक है, और ये अपना रिवाइवल उसने इसी बुक के अंदर उसने बता दिया। ठीक है, 1935 के अंदर क्या हुआ कि जो आपने देखा कि जो मिलिट्री क्लॉजेस थे वो जो है ना रिमूव कर दिए गए, और ये हिटलर ने इसको डिमांड किया था। ठीक है, ये तमाम कुछ कॉजेज़ थे। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 2 चूँकि होने वाली थी और कुछ इनिशियल एनेक्सेशंस हुई। वो क्या क्या एनेक्सेशंस हुई? अब लोग क्या बताते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड है वो क्या है, ऊपर तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये टाइम पीरियड आपका 1939 टू 1945 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1939 से पहले ही इसके कॉजेज़ आपने देख लिए, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पहले सेट हो चुकी थी जिनकी वजह से ये हुआ। अब जर्मनी की कुछ एनेक्सेशंस थी। 1935 में इसने रिनलैंड को जो है ना वो एनेक्स कर लिया। ठीक है, आप देखते हैं इसने, हिटलर ने आते ही तमाशा शुरू कर दिया। 1938 में इन्होंने ऑस्ट्रिया को जो है ना कॉन्कर किया, और 1938 के सितंबर में ही इन्होंने जो सुडेटनलैंड था उसको भी कर लिया, और चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, इसको भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ये 1935 से 38 तक आप देखें कि 4 इन्होंने टेरिटरीज कब्ज़ा कर ली थी। जापान, ये तीनों जो थे ना, आपने देखा कि जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, ये तीनों कौन थे? ये तीनों आपके एक्सेस पावर्स, इनको हम तीनों को कहते हैं एक्सेस पावर्स। ठीक है, तो इसीलिए हम इनकी एक्सेस पावर्स की जो एनेक्सेशंस हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से वॉर शुरू हुई, तो हम अब लाजमी बात है इनिशियल एनेक्सेशंस में जर्मनी हमने देख लिया। जापान हम देखते हैं कि जापान ने मिलिटरिज्म की पॉलिसी शुरू की, यानी कि अपनी मिलिट्री को बढ़ाया। उसके बाद उसने इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी शुरू की, और बाद में उसने कॉलोनियलिज्म के ऊपर आ गया वो। ठीक है, 1931 में उसने मंचूरिया, यानी कि जो एक चाइना का रीजन था, उसको उसने कॉन्कर किया, और उसके बाद 1937 में उसने पूरे के पूरे चाइना को कब्ज़ा कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, इटली ने क्या किया? चूंकि एक्सेस पावर में था इटली भी, तो मोसोलिनी इसमें आपको पता है इक़्तिदार में था। 1935 में उसने एबिसीनिया को, और 1939 में अल्बानिया को इन्होंने कॉन्कर किया। ये सारी की सारी स्टेट्स इन्होंने इनिशियली कॉन्कर की। अच्छा,
उसके अलावा एक और काम हुआ था इम्पॉर्टेंट कि सिविल वॉर हो रही थी स्पेन के अंदर, ठीक है। उसमें एक जो ग्रुप था फैशिस्ट ग्रुप, तो हिटलर ने उस फैशिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात आप समझें कि जर्मनी जो था उसने जो एनेक्सेशंस की थी शुरू में 1959 में, तो उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के साथ अपीजमेंट की पॉलिसी साइन की, ठीक है। ब्रिटेन फ्रांस ने अपीजमेंट की पॉलिसी किसके साथ साइन की? जर्मनी के साथ। अपीजमेंट की पॉलिसी क्या होती है? अपीजमेंट की पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई आपने जो कुछ किया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना तो ठीक है, आगे नहीं करना, ठीक है, बस जितना कर लिया वो आपका हुआ, बाकी आगे आपने कुछ भी नहीं करना। ये है अपीजमेंट का मतलब, ठीक है। लेकिन इस अपीजमेंट की पॉलिसी को तोड़ा किसने? जर्मनी ने ऑब्वियसली। अब ये एनेक्सेशंस हुई यूरोप के अंदर, काफ़ी आपने देखा आधा यूरोप भी फैशिस्ट हो चुका था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही, और फैशिज्म एक बहुत बड़ी वजह बनी वर्ल्ड वॉर 2 की। अब इस फैशिज्म को काउंटर करने के लिए यूरोप के अंदर अलाइनमेंट भी हुई काफ़ी, और जो एंटी फैशिस्ट रिजाइम्स थी उन्होंने मिलकर अलाइनमेंट बनाई, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन था। इन्होंने एक पैक्ट साइन किया कि ये दोनों मिल के पोलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब चेकोस्लोवाकिया पे हमला किया, जर्मनी की जो लास्ट एनेक्सेशन थी चेकोस्लोवाकिया, उस पर जब उसने हमला किया तो फ्रांस और ब्रिटेन को अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो बड़ा मसला है, ठीक है। तो अब उसको पता कि नेक्स्ट स्टेट पोलैंड है, तो पोलैंड को उसने कहा अब हम इस पर कब्ज़ा करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मैप देख लें एक दफ़ा, आपको अंदाज़ा हो जाए। देखें, ये आपका जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी के साथ ही पोलैंड है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जर्मनी के नीचे चेकोस्लोवाकिया है, तो नीचे वाली टेरिटरीज ने पहले कंकर की और पोलैंड वाली उसके बाद जो है ना ये करने के चक्करों में था, ठीक है। और आप ये मैप देख लें कि फ्रांस कहाँ है और स्पेन कहाँ है, ठीक है, ये आप देखें, और इटली ये है, ठीक है, और बुल्गारिया ये है। यहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स भी आते हैं, लेकिन बाल्टिक स्टेट का हम एज सच यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। और ये आप देखें यूके कहाँ पर है आपका, स्वीडन कहाँ पर, और स्पेन कहाँ पर है, ये आपको एक दफ़ा जहन में रखना है। खैर हम वक्तन फ़वक्तन आएंगे वर्ल्ड वॉर 2 को डिस्कस करते हुए, मैप की ज़रूरत पड़ी तो मैप यहाँ पर आपके सामने पूरे यूरोप का मैप है, तो ये देखेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई इस फैशिज्म को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने पहला पैक्ट जो था इनका 1939 में इन्होंने किया, ठीक है। अच्छा, और हिटलर और स्टालिन ने भी एक पैक्ट साइन किया था। स्टालिन कौन था? स्टालिन रशिया का था, ठीक है, जोसेफ स्टालिन। इन्होंने नॉन एग्रेशन, यानी कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फड्डा नहीं करेंगे। समझें, जब दो कंट्री इस तरह का कोई पैक्ट साइन करते हैं ना, नॉन एग्रेशन का पैक्ट, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक तरह का अलायंस बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह का अलायंस बन गया इनके बीच में। अब इस अलायंस का फ़ायदा इन्होंने क्या उठाया कि इन्होंने मिलकर पोलैंड के ऊपर अटैक किया, क्योंकि इनके मुकाबले में आपने देखा कि फ्रांस ने और ब्रिटेन ने इनके मुकाबले में एक पैक्ट बना लिया था, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने भी दो मुल्क हो गए साथ और पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया, और आधा आधा पोलैंड इन्होंने बांट भी लिया, ठीक है। फिर ये आप देखें, जो पोलैंड है वो आप देखें कि एक तरफ से रशिया के साथ मिलता है, ये आप देखें, पोलैंड से इस तरफ रशिया है आपका और इस तरफ जर्मनी है, तो ऊपर वाला किसके हिस्से में आया? ऊपर वाला आया रशिया के हिस्से में, और नीचे वाला हिस्सा जर्मनी के हिस्से में, को बीच में इन्होंने वो कर दिया इसको, ठीक है, काट दिया। अच्छा जी, अब आपका और क्या हुआ? 1940 में जो एक्सेस पावर्स थी उन्होंने ट्राई पार्टराइट पैक्ट साइन किया और ऑफिशियली कहा कि अब हम साथ मिलकर लड़ेंगे। 1940 तक तो ये दो तीनों अपने अपने ही तौर पर ही एनेक्सेशंस कर रहे थे, लेकिन 1940 में इन्होंने ऑफिशियली एक पैक्ट साइन किया, ट्राई पार्टराइट पैक्ट, और जर्मनी, इटली और जापान एक साथ हो गए और ये एक्सेस पावर्स बन गए। इन्होंने क्यों साइन किया? तीनों क्यों मिले? ताकि ये यूएसए को शो करें कि अब हम मिल गए हैं, कलेक्टिव हो गए हैं, और यूएसए अगर चाह रहा था वॉर में एंटर होना तो अब वो ये ख्वाहिश छोड़ दें, ठीक है, ये मकसद था इनका। और जर्मनी ने साथ ही ब्रिटेन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, काफ़ी एयर स्ट्राइक्स की थी, ठीक है, और वो फेल भी हुआ, ठीक है, क्योंकि
ब्रिटिश आपको पता है डिफेंड करने में अपने आप को सक्सेसफुल रहा। अब यूएसए को इन्होंने रोक दिया था और ब्रिटिश के ऊपर भी हमले कर रहे थे। 1941 में जो इन्होंने हिटलर और स्टालिन ने नॉन एग्रेशन का पैक्ट साइन किया था ना, 1941 में इसने ये तोड़ दिया, हिटलर ने तोड़ दिया। और हिटलर ने, जर्मनी ने रशिया के ऊपर इन्वेड कर दिया, हमला कर दिया और फंस गया वहाँ जाके। वहाँ पे सर्दी बड़ी सख्त थी, ये थोड़ी सी स्टोरी यहीं पे सुन लें आप लोग कि सर्दी वहाँ पे बड़ी सख्त थी, तो काफ़ी उसके फ़ौजी असलहा वो गायब भी हो गए, बहुत सारे फ़ौजी तो पता ही नहीं कुछ उनका, बहुत से असलहा उनका जो है ना वो जम गया, फ्रीज़ हो गया और काफ़ी जो है ना उनकी मशीनरी वगैरह ख़राब हो गई और काफ़ी नुकसान हुआ है। इसको हिटलर की बहुत बड़ी गलती आप समझ लें कि टर्निंग पॉइंट जो था वो यही था 1941 में। और एक और भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मैंने गालिबन बीबीसी में सुना था ये, कि अगर हिटलर जो था उसने जापान को ये बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया पहले से कि मैं रशिया पे अटैक करने लगा हूँ, अगर जर्मनी जापान को पहले से बताता कि भाई मैं रशिया पे अटैक करने लगा हूँ, तो ये होता ना। अब देखें यहाँ पर आप, ये है आपका रशिया, बड़ा सारा रशिया है, ठीक है। अब इसके बिल्कुल इस तरफ जापान है और इसके बिल्कुल इस तरफ आपका जर्मनी है, और ये और ये दोनों साथी हैं, ठीक है। अब ये इस तरफ से आया है रशिया के अंदर, तो ये इस तरफ से आता तो रशिया काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता था, ठीक है। फिर सर्दी भी इनकी गलती थी, तो इन्होंने ये काम नहीं किया। जापान जो है ना वो आपको पता है, आपने देख लिया कि जापान जो है ना वो चाइना और ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के कंट्रीज़ के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। वो वहाँ पर जो है ना वो अटैक करना चाहता था, वहाँ पे उनको कॉलोनाइज़ करना चाहता था। अब ये जो आपने देखा कि 1941 में जो है ना जर्मनी ने रशिया पे इन्वेड किया, वहाँ पे बुरी तरह वो नाकाम हुआ। साथ ही साथ 1941 में ही जापान ने यूएसए का जो पर्ल हार्बर था उस पर अटैक किया। अब ये पर्ल हार्बर पे इसने क्यों अटैक किया, वजह क्या थी? अब देखें, जापान, देखें यहाँ पर जापान है, ये बीच में आपका रशिया है और इस तरफ सारा यूरोप है और बीच में बड़ा समंदर छोड़ के इस तरफ आपका अमेरिका है, ठीक है, ऐसे ही है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो जापान, अच्छा ये अमेरिका है, तो अमेरिका लेफ़्ट साइड से जब आएगा तो इस साइड से एंटर होकर जापान आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जब जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है, तो जापान इसको करीब पड़ता है। अब ये जापान की को काफ़ी चीज़ें सप्लाई किया करता था, ठीक है। काफ़ी जो है ना वो असलहा और ऑयल और काफ़ी चीज़ें जापान को इंडस्ट्री जो थी जापान की, उसको उसके लिए ऑयल और काफ़ी चीज़ें चाहिए थी, रॉ मटेरियल वगैरह। तो वो रॉ मटेरियल और काफ़ी चीज़ें उसको प्रोवाइड कौन करता था? यूएसए। अब यूएसए ने क्या किया, जापान के ऊपर सैंक्शन लगा दी कि भाई तुम ज़्यादा मिलिटरिज्म कर रहे हो, लिहाजा मैं तुम्हें सप्लाई नहीं करूँगा। जापान ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। जापान को थोड़ा डर हुआ कि यार कहीं अभी मेरे ऊपर हमला ना कर दे, ठीक है। तो जापान ने सोचा कि पहले ये मुझ पर हमला करे, इससे पहले मैं उस पर हमला करता हूँ। लिहाजा अमेरिका यहाँ पर है, जापान यहाँ पर, इनके बीच में यहाँ पर एक आइलैंड है हवाई का, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में एक जो है ना एक है पर्ल हार्बर। ये पर्ल हार्बर यूएसए का एक समझ लें प्रोटेक्टरेट स्टेट है, ठीक है। और वहाँ पर यूएसए की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, तो वहाँ पर जापान ने अटैक कर दिया। अब यूएसए को भी मैदान में कूदना पड़ा, और आपको पता है कि फिर यूएसए जब मैदान में कूदा तो फिर गेम पलट गई बिल्कुल। अब उसके चक्कर में कि गेम पलट गई, तो फिर गेम पलटने के बाद क्या हुआ, लाजमी बात है रिकवरी की इन्होंने। जो लैंड्स इनसे रह गई थी, जो लैंड्स जापान ने ले ली थी, सबसे पहले तो इन्होंने मिलकर क्या किया, इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले जो है ना वो मतलब ये जो अलाइड पावर्स थी ना वो कौन कौन सी थी, यहाँ पे आप लोग देखें, ब्रिटिश थी, ठीक है, यूके था यानी कि, और फ्रांस था, और आपका कौन था इनके साथ, जो मेन कंट्री था, वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ थे इनके साथ, और यूएसए था, ठीक है। ये तीन जो थे मेन कंट्रीज़ थे। बाद में रशिया भी इनके साथ मिल गया था, क्योंकि रशिया पे आपको पता है जर्मनी ने धोखा दिया था उसको। अब ये चार कंट्रीज़ जो थे ये मिलकर इन्होंने जो है ना, आप लोग मेरी यूएसए की हिस्ट्री, जो यूएस हिस्ट्री में मैंने वर्ल्ड वॉर 2 पर वीडियो बनाई, तो उसमें अब कहानी वहाँ से शुरू होती है। अब मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ तक ये वीडियो देखने के बाद अब आप आगे वो वीडियो देखें जो मैंने यूएस हिस्ट्री
की प्लेलिस्ट के अंदर डालिए कि अमेरिकन रोल इन वर्ल्ड वॉर टू, तो आपको अब सारा समझ में आ जाएगा कि फिर इन्होंने कैसे मिलकर काफ़ी डिफरेंट मीटिंग्स की, और मीटिंग्स में डिसाइड करते करते पहले जर्मनी पे इन्होंने अटैक किया। जर्मनी को इन्होंने 4 हिस्सों में बांटा, ठीक है, 4 हिस्सों में जर्मनी को बांट दिया। रशिया के हाथ में आया, यूएसए के हाथ में, फ्रांस के और यूके के हाथ में आया जर्मनी, ठीक है। उसके बाद यूएसए ने सिंपली जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया और कहानी ख़त्म हो गई। वर्ल्ड वॉर टू फिर यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इससे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कोई चीज़ है नहीं जानने वाली, लेकिन एक बहरहाल एनालिसिस ज़रूर क्रिएट करेंगे, हम एनालिसिस ज़रूर करेंगे ताकि आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो, चूँकि वर्ल्ड वॉर टू अब कहानी तो लिखनी नहीं एग्ज़ाम में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है आपने, तो हम उसको हम देखते हैं कि 3 जो लेवल्स हैं हमारे पास, इसको हम 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर वो करेंगे, ठीक है। इसको हम पहले ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे इसकी अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या क्या थी। ग्लोबल लेवल के ऊपर आपको पता है कि मल्टीपोलैरिटी थी। मल्टीपोलैरिटी का मतलब है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी ताकतें थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू से आपको पहले पता है कि बड़ी बहुत ब्रिटिश था, फ्रांस था, स्पेन था, जर्मनी था, रशिया था, यूएसए था, काफ़ी सारी ताकतें थी ना। तो ये अब मल्टीपोलर ऑर्डर था, ठीक है। अब इस ऑर्डर में क्या था कि आपने देखा कि जब इस तरह की ज़्यादा पावर्स होती हैं तो फिर सबकी डिमांड्स भी ज़्यादा होती हैं, सबकी अपनी अपनी जो है ना बातें होती हैं, सब हर कोई कहता है हमारी बात मानी जाए, हम ज़्यादा, तो फिर लड़ाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक वजह थी, ठीक है। अब दूसरी वजह क्या थी कि रिसेंटमेंट ओवर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो कि आपको पता है 1919 में हुई थी, वुडरो विल्सन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसके ऊपर रिसेंटमेंट थी जर्मनी की, ठीक है, वो उसको मंजूर नहीं थे, और हिटलर के एम्बिशंस क्या थे वो मैंने आपको बता दिए इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को लेकर। फिर रशियन रेवोल्यूशन था। रशियन रेवोल्यूशन की वजह से भी जो है ना काफ़ी लोगों के अंदर जो है ना वो नेशनलिज्म की जो एक सेंस है वो क्रिएट हुई, क्योंकि अब सबके जो राइट्स थे वो इक्वल हो गए थे। रशिया में जो रेवोल्यूशन आ गया था ना, तो अब उनके अंदर जो उनको उनके राइट्स चूँकि मिलने लग गए थे, तो अब उनके अंदर, क्योंकि मोनार्की वहाँ पे रही थी काफ़ी टाइम तक, वो ख़त्म हुई थी, तो अब उनके राइट्स उनको मिल रहे थे, तो अब उनको सेंस आ रही थी, ठीक है। तो रशियन रेवोल्यूशन भी एक वजह आ थी। फैशिज़म, ये मेरा ख्याल में बताने की अब ज़रूरत रही नहीं कि फैशिज़म क्या है, पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर नेशनलिस्टिक रिवॉल्ट्स, ठीक है, काफ़ी सारे नेशनलिस्टिक रिवॉल्ट्स जो थे वो हुए काफ़ी सारा, ठीक है, जिसकी इन रिवॉल्ट्स की वजह से बेसिकली हुआ क्या कि लोगों ने जो है ना वो आपको पता है एक्सट्रीम किस्म की नेशनलिज्म थी, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। फैशिज्म जो है वो इटसेल्फ एक रेडिकल अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म है, आपको बताया मैंने। अब ये जो नेशनलिस्टिक रिवॉल्ट्स थे वो इन्हीं बेसिस के ऊपर थे कि भाई एक नेशन है हम एक नेशन हैं, तो हमें ये हक होना चाहिए कि हम अपने ऊपर खुद अपने आप को गवर्न करें। ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई राजा बिठा दिया, यानी कि समझ लें कि आपकी जो है ना वो कौम के अंदर जो है ना एक, क्योंकि आपको पता है कि जो लीडर्स होते हैं वो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा ले रहे होते हैं ना, ये आपको पहले भी मैंने बता दिया। रिलीजन का वो सहारा लेते हैं, वो आपका डिफरेंट, आपने देखा है कि जो आपके फ्लैग्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना वी ब्लीड ग्रीन, है ना। हालांकि हम तो रेड ब्लीड का, हमारा जो ब्लड है वो तो रेड है, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती तो हम सब कहते हैं कि वी ब्लीड ग्रीन। अब ये इस तरह की जो बातें हैं, ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, एक नेशन को जो है ना वो फोर्ज कर रही होती हैं, नेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं, उसके अंदर एक सेंस क्रिएट कर रही होती हैं। तो इस वजह से फिर रिवॉल्ट्स भी आते हैं कि ऐसे ऐसे नज़रियात थे जो कि यूरोप के अंदर उस टाइम पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। 1930 के अंदर जो आपने देखा कि डिप्रेशन आ गया था माशाल्लाह से, ठीक है, अमेरिका की हरकतों की वजह से, तो उसने फिर ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड था। खैर वो तो पहले ही ख़त्म, वो तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही ख़त्म हो गया था, लेकिन आपने देखा कि एक इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था फिर, ठीक है, जिसमें उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना दी थी, IMF बनाई थी, यूनाइटेड नेशंस वगैरह बनाई थी। ये
1930 में ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश कर गया था, पूरी दुनिया के अंदर तबाही आ गई थी और पूरी दुनिया के हालात ख़राब हो गए थे। लोगों को रोटी ख़रीदने के पैसे नहीं थे और जर्मनी के हालात भी ख़राब थे। तो सेंस ऑफ जो है ना वो रिवेंज भी थी उनके अंदर और नेशनलिस्टिक रिवॉल्ट्स भी थे। तो ये तमाम चीज़ें मिल के जो है ना लीडर्स जो होते हैं ना उनको उनका जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सेट कर रही होती हैं ये तमाम चीज़ें मिलकर। अब हिटलर का जो एक्शंस थे उनके पीछे पब्लिक की डिमांड्स थी, पब्लिक के ओपिनियंस थे, काफ़ी चीज़ें थी ना, एक एक्सट्रीमिज़म की सेंस थी। तो इस वजह से आपने देखा कि ये मतलब इन तमाम चीज़ों की जो वजह बनी वो क्या चीज़ बनी, शुरू में ही जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, ठीक है, और लोगों को जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट हुई और काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों को पैसे ज़ाया हुए, कार्डबोर्ड के घरों में रहते थे लोग, आपको तो पता ही है, हम पढ़ चुके हैं ग्रेट डिप्रेशन को डिटेल में। स्टेट लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल के ऊपर तीन जो आपकी आइडियोलॉजीज़ थी ना वो यहाँ पर चल रही थी। तीन आइडियोलॉजीज़ कौन कौन सी थी? पहली थी इररिडेंटिज्म। इसका मतलब है कि एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि अपनी जो उनकी जो एथनिसिटी किसी और कंट्री के अंदर है, मान लें कि आप देखते हैं कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो फाटा का रीजन है उसमें जो इलाका है आपका वज़ीरिस्तान का, वहाँ पर सेम ट्राइब रहते हैं, ठीक है, ख्वाह वो पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान की साइड पे हो, वो बॉर्डर जो है बीच में वो मैटर नहीं कर रहा होता। अब इन्होंने क्या करना होता है कि मान लें अफ़गानिस्तान वाले कहते हैं कि हम जो ये इलाका है, मिसाल मान लें कि ये पाकिस्तान का इलाका है, ये अफ़गानिस्तान का, बीच में ये बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं हम ये पाकिस्तान का जो इलाका है इसको हम कॉन्कर करेंगे जो हमारा इलाका है क्योंकि ये, ठीक है। तो ये जो है आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी है इररिडेंटिज्म, ठीक है। ये है कि अपनी जहाँ पे दूसरी किसी टेरिटरी में आपकी एथनिसिटी है तो उस टेरिटरी को ही कॉन्कर कर लें। फैशिज्म यहाँ पर एक आइडियोलॉजी जो कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी वो यही थी। नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी थी, सिंगल पार्टी रूल था इसमें और आर्मी की जो पार्टी थी उसकी आर्मी थी, एक नेशनलिस्टिक थे लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और आपका मैच पॉलिटिक, ये भी एक आइडियोलॉजी थी। ये असल में जर्मन रियलिस्टिक फ़िलासफ़ी थी, ठीक है। इसमें इनका मकसद ये था कि ये मतलब इनकी बात ये थी कि स्टेट को चाहिए कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करे, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट इज़ एसेंशियल, ये इनकी बात थी। यूज़ ऑफ फोर्स इज़ लेजिटिमेट, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी मुल्क पे हमला कर रहा हूँ तो ये इलेजिटिमेट है, नहीं ये लेजिटिमेट है, ठीक है। अब आप ये तमाम चीज़ें देखें तो अगर आप गौर करें तो तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर आप स्टेट लेवल पर अगर देखें तो आपको रियलिज़म दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल आपको पक्का टक्का रियलिज़म की आपको यहाँ पे थी। तो आप स्टेट लेवल के ऊपर रियलिज़म की पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें रियलिज़म के अंदर ही आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हिटलर इज़ द ओनली पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अगर आपको और लोगों उसमें डालने हैं, मोसोलिनी डालना है, ठीक है, जापान के लीडर्स को डालना है, उसकी आर्मी को डालना है तो आप डालें। बहरहाल ये वर्ल्ड वॉर 2 इतना बड़ा एक टॉपिक है कि इस छोटे से लेक्चर में इसको समेट लेना ये मुमकिन है नहीं। आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के हर एंगल को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री है वो सजेस्ट करता हूँ, एपोकैलिप्स। ये आप यूट्यूब पे लिखेंगे सिंपल तो आपके सामने एक 4 घंटे की एक मूवी आएगी, ठीक है। उसमें ओरिजिनल हिटलर है, ओरिजिनल जो है ना उसमें और लोग हैं सारे, ठीक है। तो वही वीडियोस हैं, उनको उन्होंने फिर HD के अंदर लेकर आए हैं, कन्वर्ट किया। तो ये आप ज़रूर देखें। अभी तो आपके पास टाइम इतना शायद पता नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर ये एपोकैलिप्स देखें। तो आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर जो हमारी एक एनालिटिकल अप्रोच थी वो यहीं तक थी। बाकी कहानी में डिटेल जाननी है तो ये आप देखें तो मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।